तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। और ये सारे प्रश्न जो यहाँ से लिए गए हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार ही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक टॉपिक के साथ साथ आपका क्या कंप्लीट हो रहा है, तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी आपका कंप्लीट हो रहा है। डाटा कुछ ज्यादा ही आएगा, लेकिन मजबूरी है, याद करना ही पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मतलब ही डाटा होता है। ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, जो डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पे थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगा, वहां पे आपको बोलूंगा से इसको आपको रटना है, तो उसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किताब के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो मार्क कर लीजिएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट लगे लिख लीजिएगा। अगर आप किताब नहीं है आपके पास तो नोटबुक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक पे जो भी लोग देख रहे हैं क्या कीजिए, अपना एक वो बना लीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था लिख के एक दो पेज जो होता है ना खाली छोड़ना, वो छोड़ दीजिए। जहां पर भी महत्वपूर्ण लगेगा मैं कहूंगा उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना, या फिर अगर किताब आपके पास है तो कलम पेंसिल या फिर क्या होता है यार हाईलाइट करने वाला वो लेके बैठिए, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीएसडीपी, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर मूल्य पर 10.5%, 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, तो बिहार का जीएसडीपी कितने होने का अनुमान है, क्या बताएंगे? 4.4 लाख। ठीक है, 4.4 लाख करोड़। ठीक है, ये अनुमान है। ठीक है, किसके अनुसार अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ये अनुमान है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पे जीएसडीपी 15.5% बढ़कर, ठीक है, ध्यान रखना है, 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, अगर बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 10.5% की वृद्धि हो रही है और बढ़कर 4.4 लाख करोड़ हो रहा है। वर्तमान मूल्य पर अगर बात करेंगे तो 15.5% की वृद्धि हो रही है, अब बढ़कर मतलब कितना हो रहा है, 7.5 लाख करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से पूछेगा तो 4.4, अगर वर्तमान मूल्यों पे अगर पूछेगा तो 7.5 लाख करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे देखेंगे यहाँ पे बिहार की राजकोषीय प्रदर्शन किस प्रकार के रहा है। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन कब रहा? आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में। ठीक है, तो राजस्व घाटा की बात करेंगे 11,288 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 1.5% है। ठीक है, तो राजस्व घाटा की बात करेंगे जीएसडीपी का कितना परसेंट है, क्या बताएंगे? तो 1.5% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 44,823 करोड़, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 6% है। कितना है? 6% है, ध्यान में रखना है। ठीक है, लगभग राजस्व घाटा की बात, राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो राजस्व घाटा का लगभग 4 गुना है। ठीक है, अप्रोक्स की बात करेंगे तो लगभग 4 गुना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, वही थोड़ा सा यहाँ पे 92 हो जाएगा तो पूरा पूरा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक घाटा की बात करेंगे 29,640 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 3.9% है। ये टोटल डाटा आपको नहीं ध्यान में रखना, लेकिन ये आपको क्या करो, याद रखो। ठीक है, राजस्व घाटा कितना परसेंट है जीएसडीपी का? तो 1.5%। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे 6%, और प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 3.9%। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व घाटा 1.5%, राजकोषीय घाटा 6%, राजस्व घाटा का 4 टाइम्स है राजकोषीय घाटा। अब प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 3.9% है। ठीक है, ये आपको याद करना, ये लिख लो आप। ठीक है, ये मत याद रखना, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी होगा। अब तो बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, मतलब बिहार में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की बात करेंगे, माइक बंद कीजिए, कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 19.97% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें मुख्यतः कृषि आता है 19.97% है। द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 20.04% है, लेकिन तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक है। तृतीय क्षेत्र कितना है? 59.98% है। ठीक है, तो बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र कितना है, तो क्या बताएंगे? 19.97%। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र कितना है तो क्या बताएंगे? 20.04। और तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक है, जिसको सर्विस सेक्टर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है? 59.98। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों डाटा याद हुआ, उधर का तीनों, उधर का तीनों? जी सर।
हाँ ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का? 6% है। 6%। बिल्कुल 6%। ठीक है, बिल्कुल। और प्राथमिक घाटा? 3.9%। प्राथमिक घाटा बिल्कुल ठीक है, 3.9%। 3.9। ठीक है, आप देखेंगे वर्ष 2023-24 के त्वरित भुगतान के अनुसार बिहार का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 59,637 रुपए। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये क्या है? सालाना है। क्या है ये आपका सालाना है। ठीक है, ध्यान, 59,637 रुपया। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो क्या बताएंगे? तो पटना है। ठीक है, पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते, 1,14,514 रुपया प्रति व्यक्ति है। ठीक है, बेगूसराय दूसरे नंबर पे है। ठीक है, बेगूसराय की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे 46,991 रुपया। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो मुंगेर है, 44,176 रुपया। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला जीएसडीपी वाला जिला कौन है? प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना। ठीक है, पटना की कितनी है, तो क्या बताएंगे? 1,14,541। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो पटना की बात करेंगे तो कितना है, तो 1,14,000, क्या बताओगे? बिल्कुल 541। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है, तो क्या बताएंगे दूसरे नंबर पे? बेगूसराय। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे बेगूसराय है। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे क्या है? बेगूसराय। तीसरे नंबर पे कौन सा जिला है, तो क्या बताएंगे? मुंगेर। बिल्कुल, तो तीसरे नंबर पे कौन सा जिला है, तो तीसरे नंबर पे मुंगेर है। ठीक है, तो ये तो हुआ सर्वाधिक वाला। ठीक है, अब आते हैं सबसे कम वाला। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला की बात करेंगे, कौन है, तो क्या बताएंगे? शिवहर। ठीक है, सबसे कम कौन है? शिवहर। शिवहर की कितनी है, तो क्या बताएंगे? 18,980। बिल्कुल, तो 18,980 रुपया प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से शिवहर सबसे कम है। उसके बाद आता अररिया। ठीक है, अररिया का कितना है? 19,795 रुपया मात्र। ठीक है, और सबसे तीसरा नंबर पे सबसे कम है शिवहर का पड़ोसी, जिसका नाम है सीतामढ़ी। ठीक है, 21,448 रुपया प्रति व्यक्ति के आय से ये तीसरे नंबर पे सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आय वाला जिला पटना है और सबसे कम में बात करेंगे शिवहर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ये नोट कर लो। बिहार बजट 24-25 का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना? 2,78,725.72 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो बिहार बजट 2024-25 का कुल व्यय का बजट अनुमान कितना है? इतना खर्च किया जाएगा, कितना है? 2,78,725.72 करोड़ रुपया है। ठीक है, जो पूर्व के वित्तीय वर्ष से अधिक है कि कम है, तो अधिक है। कितना अधिक है? तो 16,840.32 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, तो ये टोटल वे किया जाएगा, इतना खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो कि पिछले वाले बजट की तुलना में अगर बात करेंगे तो 16,840.32 करोड़ रुपया की बात करेंगे, ये आपका अधिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे बिहार बजट 24-25 के अनुसार आय व्यय का वितरण कितना है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय करों से राज्य को कितना हिस्सा मिलता है? केंद्रीय करों से राज्य को कितना हिस्सा मिलता है, क्या बताएंगे? तो 40.52% हिस्सा जो है मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, केंद्रीय करों से राज्य का अंश कितना है? 40.52% जो है राज्य का हिस्सा है। राज्य सरकार के कर का राजस्व की बात करेंगे 19.47% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात करेंगे 18.70% है। लोक ऋण की बात करेंगे 18.53% है। राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.63% मिलता है। ऋणों से वसूली जो होती है 0.16% मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे अधिक रुपया कहां से आता है, तो क्या बताएंगे? केंद्रीय करों से राज्य का अंश। ठीक है, केंद्रीय करों से राज्य का अंश में रुपया की बात करेंगे तो 100 रुपया में से 40.5 रुपया, ठीक है, कहां से आता है? तो केंद्र जो होता है, राज्य का जो अंश होता है, उनसे इनको मिलता है। ठीक है, राज्य सरकार के कर राजस्व की बात करें, वहां से कितना है? तो 19.47% वहां से मिल जाता है। केंद्र सरकार से सहायता भी तो मिलता है ना, अभी इस बार भी सहायता अच्छा खासा बिहार को मिला है। तो सहायता अनुदान की बात करेंगे तो 18.7% वहां से मिलता है। लोक ऋण की बात करेंगे 8.53% वहां से मिलता है। राज्य का कर भिन्न राजस्व की बात करें 2.63% वहां से मिलता है। ऋणों की कर वसूली की बात करेंगे तो 0.16% वहां से मिलता है। आप देखेंगे रुपया जाता कहां से है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी राज्य एक सोशल स्टेट होता है,
जो सामाजिक सेवाएं जो होता है उस पे राज्य का सबसे ज्यादा खर्च होता है, जैसे एजुकेशन पे खर्च कर दिया, ठीक है, हॉस्पिटल के ऊपर, स्वास्थ्य सेवा के ऊपर खर्च हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि समाज से जुड़ी, जो कल्याण की जो चीजें जो होती है उस पे राज्य का बहुत अधिक खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा पैसा इसी पे खर्च होता है, सामाजिक सेवाएं पे। कितना खर्च होता है? तो 38.89% की बात करेंगे तो यहाँ पे खर्च होता है, ठीक है, 38.89। सामान्य सेवा में बात करेंगे तो 29.95% खर्च होता है। आर्थिक सेवाएं की बात करेंगे 22.68% क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। राज्य सरकार जो ऋण लेती है तो उसको वापसी करने में इनका 8.03% चला जाता है। ऋण और पेशगिया में 0.44% जाता है। सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% जाता है, ठीक है। तो आप शुरू का 2 याद कर सकते हो, ठीक है, शुरू का कम से कम 2 याद करो या फिर 3 याद करो, 3 याद करो सबसे अच्छा, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 40 दशमलव क्या बताओगे? 40.52%। राज्य सरकार के कर राजस्व की बात करेंगे तो 19.47%। केंद्र सरकार के से सहायता अनुदान कितना मिलता है? 18.7%, ठीक है। यहां से पैसा क्या होता है? आता है। ये क्या होता है? पैसा आ रहा है, ठीक है। अब पैसा जाता कहां पे है? तो सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है सामाजिक सेवा पे, ठीक है। 38.89% जो है, मतलब 100 रुपया में से 38.89 रुपया चला जाता है सामाजिक सेवाएं। फिर आता है सामान्य सेवा, इसमें 29.95% चला जाता है। फिर आता आर्थिक सेवा। आर्थिक सेवा में बात करेंगे, आर्थिक गतिविधि से संबंधित सेवाओं में 22.68% पैसा जो होता है चला जाता है। शुरू टॉप 3 जो है इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। अब बात करेंगे, हम आते हैं मेल, ये तो हो गया थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे, बजट को थोड़ा सा हिंट किया। अब आते हैं राज्य में जो इकोनॉमिक गतिविधि जो होती है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कृषि। कृषि जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपक्रम है ना। बिहार एक मैदानी राज्य है कि नहीं यार? लगभग यहाँ का 96% भूभाग जो है मैदानी है, ठीक है। कितने प्रतिशत भूभाग यहाँ पे मैदानी है? तो 96% भूभाग जो है मैदानी है। और दूसरी बात अच्छी चीज ये है, मैदानी भाग होने के अलावा भी यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। और जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा भी है, सिंचाई की उपलब्धता भी है, नदी की कोई कमी नहीं है बिहार में, भौगोलिक अनुकूलता भी है, साथ में श्रम भी उपलब्ध है, वो भी सस्ता, ठीक है, लेबर काफी मिल जाते हैं बिहार में। तो बिहार बजट की बात करेंगे 24-25 के अनुसार बिहार की लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है या फिर मतलब आश्रित है? तो क्या बताओगे? 76%। बिल्कुल 76%, ठीक है। तो 24-25 के अनुसार बिहार की लगभग 76% आबादी की बात करेंगे तो कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है, ठीक है, भूलना नहीं है। कितने प्रतिशत आबादी? ठीक है, 76%। ये VBI हो सकता है, ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लो या फिर लिख लो कहीं पे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्या बताएंगे? तो बिहार बजट की बात करेंगे 24-25 के अनुसार बिहार का कितना प्रतिशत आबादी की बात के कृषि कार्यों में संलग्न है या फिर आश्रित है? क्या बताएंगे आप लोग? बताइए, इसका क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, बिहार में कुल भूभाग में कृषि का उपयोग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे 54.2%, जो कि सर्वाधिक है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करेंगे, कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करेंगे 23.3% है। प्रति भूमि की बात करें जहां पे खेती नहीं होती है, ध्यान में रखना है, ठीक है, 12.6% खाली है। तो ये कृषि आकृत भूमि की बात 0.5%। वन की बात करेंगे 6.6% है। अकृषि भूमि की बात करेंगे 2.9% है। लेकिन आप ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, शुद्ध बुआई क्षेत्र याद रखो, ये VBI हो सकता। बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? तो क्या बताएंगे? 54.2%। क्या है? तो 54.2% की बात करेंगे बिहार में क्या है? तो शुद्ध बुआई क्षेत्र है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करेंगे तो 23.3% है। प्रति भूमि की बात करेंगे तो 12.6% है, ठीक है। ये ऊपर का 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करेंगे राज्य में लगभग 96% मैदानी भाग है और 76% आबादी की बात करेंगे कृषि कार्यों में आश्रित है या फिर कृषि कार्यों पे आश्रित है, ठीक है। और शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें जहां पे खेती अच्छे तरीके से होती है, हर साल होती है, तो वैसे की बात करें कितना है? तो ध्यान रखना है 54.2% है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करेंगे 23.3% है। अब प्रति भूमि की बात करेंगे 12.6% है, ठीक है। अब आते हैं बिहार के कुल भूभाग में कृषि की सघनता कैसी है, ठीक है। तो बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, तो सकल फसल क्षेत्र की बात करेंगे 73.28 लाख करोड़, सॉरी
73.28 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे 50.7 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे 55.98 लाख हेक्टेयर है। और फसल सघनता की बात करेंगे तो 145% है। तो इस डाटा को याद रखो आप, ठीक है। फसल सघनता कितनी है बिहार में, ठीक है, बिल्कुल, तो 145% है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ऊपर का भूल जाना, लेकिन इसको आप मत भूलना, ठीक है। तो बिहार में फसल संकटा पिछले इकोनॉमिक सर्विस में 144 था। इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 144 था, इस बार बढ़ गया 145 है, समझ रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फसल की सघनता की बात करेंगे तो सघनता 145% है, ठीक है। और ऊपर का ये ध्यान रखना, शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 52.2% है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करेंगे 23.3% है। प्रति भूमि की बात करें 12.6% है, ठीक है। और कृषि सघनता की बात करेंगे 145% है। बाकी सकल फसल क्षेत्र नहीं पूछने का चांस है, 73.28 लाख हेक्टेयर है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, हाँ, अब बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल की बात करेंगे चावल है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे 2023-22-23 के अनुसार तो बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सा है, चावल। चावल। अब कितना उपजाएगा वो मत याद रखो, इसे अगर बात करें 7872.9 हजार टन उपजाई गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा फसल है, गेहूं। गेहूं में, ठीक है। गेहूं की बात करें 66,000 टन उगाई गई, ठीक है। तीसरी प्रमुख फसल कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो तीसरी प्रमुख फसल की बात करें मक्का है, ठीक है। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 4.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्या बताएंगे, 4.8% की वृद्धि हुई है, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, क्या बताएंगे, तो 4.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब वर्ष 2021 में 179.5 लाख टन से बढ़कर 22-23 में 197.4 लाख टन पहुंच गया, ठीक है। तो 2021 में कितना था, 179.5 था, ये बढ़ जाता, बढ़कर कितना हो गया, ध्यान में रखना, 197 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि दिखी गई, तो क्या बताएंगे, तो वृद्धि की बात करेंगे तो 4.8% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, सॉरी 20-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर बात करेंगे तो 179.5 लाख टन था। 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे में 197.4 लाख टन हो गया। तो वृद्धि की बात करें कितना है, तो 4.8% वृद्धि था, ठीक है। अब यहां से जो प्रश्न है सो पूछता है, ठीक है, ये तो नहीं पूछता है से कितना है नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आते हैं, तो कौन सा जिला क्या चीज के उत्पादन में पहले नंबर पे, ठीक है। तो चावल के उत्पादन करने वाला पहला नंबर पे बताइए, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है चावल का, रोहतास, ठीक है। ध्यान में रखना, रोहतास की बात करेंगे। एजुकेशन में भी पहले नंबर पे, मेल फीमेल एंड ओवरऑल की बात करेंगे, चावल में भी पहले नंबर पे है, गेहूं में भी पहले नंबर पे है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो क्या है, चावल में पहले नंबर पे कौन है, तो क्या बताएंगे, रोहतास, ठीक है। गेहूं में पहले नंबर पे कौन है, तो क्या बताएंगे, रोहतास, ठीक है। मक्का में पहले नंबर पे कौन है, अररिया, ठीक है। दलहन में पहले नंबर पे कौन है, पटना। रीजन क्या, टाल वाला इलाका होता है ना, जो कि दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान में क्या, रोहतास है क्या, चावल में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, गेहूं में भी रोहतास है, मक्का में अररिया है, दलहन में क्या है, पटना है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, ठीक है, ये तो उत्पादन करने वाले हैं, एक होता है उत्पादकता, ठीक है। इसमें ध्यान में, चावल में रोहतास है, ठीक है। इसमें गेहूं में क्या हो जाता है, खगड़िया हो जाता है, और उसमें मक्का में क्या होता है, अररिया हो जाता है, और दलहन में क्या होता है, इसमें बेगूसराय हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये ओवरऑल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। लैंड का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए, जैसे समझिए कि यहाँ पे 2 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। 2 हेक्टेयर भूमि में ये 50 केजी उगाता है, सपोज डेट समझना, ठीक है। ये जो है सो ध्यान में रखना है, 1 हेक्टेयर भूमि में, ठीक है, ये 53 केजी उगाता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल उत्पादन की बात करेंगे तो किसका है, इसका है ना। तो भाई 2 हेक्टेयर में, सॉरी ये 2 हेक्टेयर में 53 ले लो, ठीक है। 1 हेक्टेयर में इसको 50 ले लो, तो 2 हेक्टेयर में 53 केजी उगा रहा है, तो भाई ये तो ज्यादा हुआ ना, कंपेरिजन करेंगे इससे। लेकिन एक हेक्टेयर में ही 50 केजी उगा रहा है, तो बाई डेंसिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो चावल में तो दोनों में रोहतास ही होगा, ठीक है। लेकिन गेहूं में रोहतास नहीं होता, गेहूं में क्या हो जाता है,
क्या होता है गेहूं में उत्पादकता के हिसाब से, ठीक है, तो ध्यान में रखना। हाँ, जैसे कि इसे आप लोग नहीं जब पढ़ते हो, जब वहां पे तो बोलते हो सबसे अधिक, हाँ, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पंजाब का है, ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, अनाज में यूपी आ जाता है, ठीक है। तो रोहतास जो है से चावल में आपका उत्पादन वाला जिला भी होगा, इस्माइल माइक बंद करो, उत्पादकता भी होगा, ठीक है। गेहूं की बात करेंगे तो रोहतास इसमें टॉप पे है, उसके बाद कौन सा है तो क्या बताएंगे, उत्पादकता में कौन है तो क्या बताएंगे, खगड़िया। कौन हो जाएगा उत्पादकता में, तो खगड़िया हो जाएगा, ठीक है। मक्का में बात करेंगे कौन सा है उत्पादन में, अररिया, ठीक है, और यहाँ पे भी अररिया ही होगा। तो चावल और मक्का का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, चेंज है गेहूं का और चेंज है दलहन का, ठीक है। दलहन में उत्पादन में पटना है, उत्पादकता की बात करेंगे तो बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, हाँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे कम उत्पादकता वाला जिला में चावल में आपका मधुबनी है और गेहूं में आपका जमुई है, ठीक है। तो ये भी आपको चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो। चावल में आपका क्या हो जाएगा, तो मधुबनी है और गेहूं की बात करेंगे जमुई है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला में चावल और गेहूं में कौन हो जाएगा, तो रोहतास है, मक्का में अररिया है, दलहन में पटना है, ठीक है। सबसे कम उत्पादकता वाला जिला में मधुबनी चावल में और गेहूं में जमुई होगा, ठीक है। अब जमुई में इतना कम प्रोडक्शन क्या हो सकता है, रीजन क्या, वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, रीजन वहाँ का सॉइल रीजन हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र है सर, पहाड़ी इलाका है, हाँ, लैंड 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 जो होगा सुटेबल नहीं होगा, सॉइल फिर होगा, प्रोडक्टिविटी सॉइल चावल के लिए नहीं होगा जगह वो सही से, बारिश कम हो सकती है क्योंकि चावल में क्या होता है पानी बहुत होता है, सिंचाई की समस्या हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। अब आते हैं बिहार में फसल क्षेत्र 22-23 की बात करेंगे, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक तो अनाज ही होता है ना, क्या होता है, सर्वाधिक की बात करेंगे अनाज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्या है, दलहन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तिलहन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गन्ना है, और रेशेदार फसल की बात करेंगे कैश क्रॉप्स में आता है, तो ये आपका बहुत कम है, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक क्या होगा, अनाज होगा। अनाज कितने % उगाया जाता है, 87.9% की बात करेंगे, केवल आपका अनाज है, ठीक है। दलहन कितना है, 6.5% है, ठीक है। तिलहन कितना है, 1.7% है, ठीक है। ईख की बात करेंगे तो 3.1% है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, नहीं फोर्थ लार्जेस्ट है, सॉरी। रेशेदार फसल की बात करेंगे तो मात्र 0.9% है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका माइक घर घर कर रहा है, बंद करके रखिए। अब आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादक जिला। आलू का उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादक पटना में, प्याज का नालंदा में, ठीक है, बैंगन का अब फूल गोभी का वैशाली। तो आलू प्याज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना में आलू और प्याज के लिए नालंदा, ठीक है। तो आलू होता है पटना में और प्याज की बात करेंगे नालंदा में होता है, बैंगन नालंदा में ही है, और फूल गोभी की बात करें वैशाली। नालंदा में वैसे सब्जी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ध्यान में, आलू आपका पटना में है, प्याज आपका नालंदा में है, ठीक है, बैंगन भी नालंदा, फूल गोभी वैशाली में, ठीक है। तो सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला की बात करेंगे भोजपुर है, 80% वहां का जो भूमि जो है वहां पे बुआई होता है, ठीक है। तथा बक्सर की बात करेंगे वो भी 80% है, ठीक है। तो सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला की बात करेंगे भोजपुर और बक्सर है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 80% है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जहानाबाद में 1.93 है, ठीक है, और शिवहर में कितना है 1.9 है। ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 1.45 है, ठीक है, 1.45। 145% था ना, 54 था, कितना था, 145 था, ठीक है। तो अगर सर्वाधिक सघनता की बात करें जहानाबाद में 1.93 है, और शिवहर की बात करेंगे 1.90 है, ठीक है। भोजपुर की बात करेंगे शुद्ध बुआई वाला यहाँ पे 80% है, बक्सर में भी 80% है, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, बिल्कुल। पश्चिमी चंपारण में बिहार के कुल गन्ना का कितने %, 64.54, 64.5% के आसपास अकेले पश्चिमी चंपारण ही इसका क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। अब आता मखाना उत्पादन में बिहार देश में कितने % है, कितने नंबर पे है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम पे है, ठीक है। तो मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो क्या बताएंगे, पहला नंबर।
पहला नंबर पे, ठीक है। देश का कितना प्रतिशत मखाना का उत्पादन अकेले बिहार करता है, तो क्या बताएंगे? 98. तो 90%। 90%, ठीक है। तो देश का 90% मखाना के उत्पादन की बात करेंगे तो अकेले आपका क्या करता है? बिहार करता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया गया है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में कितने जिलों में जैविक पट्टी का निर्माण किया गया, तो क्या बताएंगे? 13 जिलों में, ठीक है। ये 13 जिले कौन कौन है? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, ठीक है, लखीसराय, कटिहार के सबके सब पटना के किनारे वाला, एक को छोड़ के। कौन इसमें नहीं है पटना के किनारे वाला जिला? गंगा हाँ के वही, किनारे सॉरी, वाला। गंगा के किनारे में स्टेट कौन सा नहीं है इसमें? नालंदा। नालंदा को अगर निकाल दोगे तो सबके सब ध्यान है। पटना, सॉरी, गंगा के किनारे वाले 12 जिले, 12 जिले है ना, यही 12 जिले हैं। गलत तो नहीं बता रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही बता रहे ठीक है। नालंदा को छोड़ के बाकी सारे जो 12 जिले हैं उसके किनारे क्या बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जैविक पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वर्ष 2022-23 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत कहाँ पे हुई है? सर्वाधिक उर्वरक की खपत करने वाला, बिल्कुल ठीक है। और उर्वरक की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो रासायनिक उर्वरक जो बिहार में जो प्रयोग होता है कौन सा है? यूरिया। यूरिया. यूरिया। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 56%। 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं ना प्रमुख फल एवं उनके उत्पादक। तो सर्वाधिक केला का उत्पादन में कौन है? मधुबनी। मधुबनी है, ठीक है। वैशाली दूसरे नंबर पे। हाजीपुर के देख के ना कोई वैशाली नहीं मारेगा। मधुबनी पहले नंबर पे, फिर वैशाली है, फिर मुजफ्फरपुर है, ठीक है। अमरूद के उत्पादन में पहले नंबर पे नालंदा. नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, फिर पूर्वी चंपारण, ठीक है। सर्वाधिक आम उत्पादन में दरभंगा। दरभंगा में, ठीक है। तो केला उत्पादन में मधुबनी पहले नंबर पे, अमरूद के उत्पादन में नालंदा पहले नंबर पे, लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर पहले नंबर पे, और आम के उत्पादन में दरभंगा जो है आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। अब आते ये रट लीजिए। आज आई थिंक मैंने वो भी लगाया था ना, स्टेटस भी लगाने का सोच रहा था, ठीक है। मेरे पास इसका कहीं ना कहीं से कोई कोचिंग वाला डाला था बहुत अच्छे से, ठीक है। 5 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है, ठीक है। कितने बार मिला है? 5 बार, ठीक है। गेहूं के लिए कितना बार? 2 बार, ठीक है। मक्का के लिए कितना बार? 2 बार, ठीक है। चावल के लिए कितना बार? एक बार। सबसे पहले क्या चीज के लिए दिया गया? चावल के लिए सबसे पहले दिया गया। कब दिया गया, क्या बताएंगे? 11-12 दिया गया सबसे पहले, ठीक है। फिर 12-13 में भी मिला। 12-13 में किसके लिए मिला? गेहूं के लिए मिला, ठीक है। फिर मतलब 15-16 में मिला, किसके लिए? मक्का के लिए। फिर मतलब 16-17 में मिला, किसके लिए? मक्का के लिए। फिर आपको 17-18 में मिला, किसके लिए? गेहूं के लिए, ठीक है। तो बीच में 14-15 को अगर हम छोड़ देते हैं, 2014 और 15 को छोड़ देते हैं, तो 11 से लेके 18 तक कंटिन्यू है। 11-12, ठीक है। 12-13, 14-15 छोड़ दिए तो 15-16, 16-17, 17-18, बीच में मिसिंग कौन सा है? तो 2014 और 15 मिसिंग है, बाकी कंटिन्यूअस है, ठीक है। बाकी क्या है? कंटिन्यू है, लगातार है। इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है ये, तो 14-15 मिसिंग है, बाकी 11 से लेके कब तक है? तो 11 से लेके 18 तक है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 11 से लेके 18 तक है, बाकी जो है सब कुछ क्या है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। इसको आप भूलेंगे नहीं, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, यही मुझे भी मिला था कि कहीं किसी ग्रुप में देखा था मैं, ठीक है। मैं एक बार भेजता हूँ आपको इसको फोटो, ठीक है। नीतीश कुमार इसका खूब प्रचार करते हैं। चाचा का कुछ एक चीज मिल जाने प्रचार करने के लिए, मन भर प्रचार करते हैं उसका, ठीक है। तो 11-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, और 17-18 में किसके लिए? तो गेहूं के लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मक्का के लिए कितना बार मिला? 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोटा अनाज ऐसा ही पूछ सकता है। मोटा अनाज के लिए 2 बार मिला है, ठीक है, मक्का के लिए, ठीक है। देखिए मैं चाचा मुस्कुरा रहा है, नीचे कौन होंगे, कोई किसान। तो बिहार को केंद्र सरकार से मिला है 5 क्रमण पुरस्कार, कृषि क्रमण पुरस्कार चावल के लिए वर्ष 11-12 में। फिर हम आते हैं 12-13 में, फिर से मिला गेहूं के लिए। फिर मोटा अनाज मक्का के लिए 15-16 में, फिर से मोटा अनाज मक्का के लिए 16-17 में, और फिर गेहूं के लिए मिला 17-18 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है।
अब आते कृषि रोड मैप। ठीक है, कृषि रोड मैप की बात करेंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने कृषि रोड मैप की घोषणा की जा चुकी है, क्या बताएंगे? कितने कृषि रोड मैप है? 4 ठीक है, तो कृषि रोड मैप की बात करेंगे, टोटल कृषि रोड मैप। चाचा जी ने बताया है कि 5वां कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं मिल पड़ेगी, बिहार तब तक बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए सरकार के द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, पहला कृषि रोड मैप का समय काल 8 से 12 8 से, ये 4 वर्षों के लिए ही था। ध्यान में मत कंफ्यूज मत होना, इसको 8 से 13 कोई नहीं करेगा। ठीक है, पहला वाला जो था 4 वर्षों के लिए था, दूसरा 12 से 17 है, फिर 17 से 22 है, फिर आपका 23 से 28 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ना बीच में 1 साल गैप है ड्यू टू कोविड की वजह से। रीजन क्या था? कोविड के समय में पैसे नहीं थे ना, थे पैसे क्या? नहीं थे, तो इस वजह से नहीं फंड किया गया। ठीक है, कोविड की वजह से फंड नहीं किया गया, क्योंकि 17 से 22 तक तो चल रहा था ना, तो 21-22 में स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो फंड नहीं थे, तो इसलिए अगला बजट में नहीं रखा गया, नहीं तो ये आपका कब से कब होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है 22 से 27 होता, लेकिन बीच में 1 साल क्या हो गया? खराब हो गया, ड्यू टू फंड की बात करेंगे, बजट में इसको नहीं डाला गया। ठीक है, तो पहला कब से कब तक है? 8 से 12 8 से 12। ठीक है, दूसरा कब से कब तक? 12 से 17 17 और तीसरा कब से कब तक? 17 से 22 ठीक है, तो ये पहला कृषि रोड मैप का जो उद्घाटन जो थे ना, किनका माइक कितना कर रहा है को? पहला कृषि रोड मैप के समय जो थे उद्घाटन किन्होंने किया था, इनका घोषणा की बात करेंगे, आई थिंक कलाम साहब थे उस समय। पहला कृषि रोड, कलाम साहब थे क्या 7 में 8 में? प्रतिभा पाटिल थी। नहीं, प्रतिभा पाटिल नहीं होगी, एक कलाम साहब ने भी किसी का उद्घाटन किया था, मैं भूल रहा हूँ, एक बार चेक करना आप लोग। ठीक है, किसी का कलाम साहब भी थे। ठीक है, चलिए, तो तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया है। ठीक है, 23 कर दिया गया था, उसी को आगे बढ़ा दिया गया था। चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक है, तो क्या बताएंगे? 2023 से 28 तक। ठीक है, चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इस रोड में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि के आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। इस रोड मैप में बिहार के कितने विभागों को जोड़ा गया है? 12। ठीक है, 12 विभागों को जोड़ा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए फंड याद है कितना है? कितना फंड था इसके लिए? चौथा कृषि रोड मैप के लिए फंड कितना था? 400 18,000 करोड़ था क्या? एक बार चेक कर लेना आप लोग, चौथा कृषि रोड मैप के लिए फंड कितना था। ठीक है, 12 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, 1.62 लाख करोड़ 1.62 लाख करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पैसा दिया था इसके लिए। ठीक है, कितना था? 1.62 लाख करोड़। ठीक है, हाँ। अब मतलब बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार की बात करें, सबसे पहले रबी फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अभी का मौसम कौन सा है? अभी अक्टूबर में। ठीक है, तो रबी फसल बोने का समय आ रहा है, ध्यान में रखना है, तो रबी फसल बोने का समय है। और इसको कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जा रहा है। ठीक है, ये मुख्यतः ठंडा का फसल है। ठीक है, इससे बारिश की आवश्यकता कम होती है इसमें। ठीक है, कौन कौन से फसल इसमें आते हैं? गेहूं, जौ, सरसों, आलू सर। बस ध्यान में रखना है। ठीक है, खरीफ की फसल का बोने का वक्त कब होता है? बोने मई जून। ठीक है, जून जुलाई में मतलब क्या करते हैं? इसको बोते हैं, ध्यान में रखना है। और नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं? काट लेते हैं। अभी के समय में क्या करेंगे? काटेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन है? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उत्पादन। इसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, जायद का मतलब क्या होता है? जायद का फसल ये रबी और खरीफ के बीच में 2 से 3 महीना के बीच में उपजाया जाने वाला जो फसल जो होता है, इसको जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, ये कब बोई जाती है? तो अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। इसमें मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जी इत्यादि इसमें आपको देखने को मिलता है। इस समय क्या होता है ना, खूब गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये जायद की फसल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। खरीफ और रबी के बीच में जिस फसल को बोते हैं उसको कौन सा फसल कहते हैं? जायद। जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है, सभी लोग इसको मुंह पे रटा हुआ रहना चाहिए। सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 68 बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में पूछा है। 69 बीपीएससी में ये वाला पूछा था,
पूछा था ना? जी सर। सुजनी कढ़ाई, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ का है, क्या बताएंगे? मिथिला क्षेत्र, मिथिला, ठीक है। सिक्की घास शिल्प कहाँ का है? उत्तर उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार। बिहार, सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? मुजफ्फरपुर, सिल्क आर्ट की बात करें कहाँ का है? भागलपुर, ठीक है, बताना। मंजूसा आर्ट कहाँ का है, क्या बताएंगे? मंजूसा आर्ट। भागलपुर, पिपली भागलपुर। वर्क कहाँ का? पिपली वर्क। भागलपुर, हाँ, तो ये बीपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। बीपीएससी कैसे पूछेगा पता है? पूछेगा ऐसे, मतलब ना, बिहार के उत्पाद पिपली वर्क को मतलब जीआई टैग किस श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये हस्तशिल्प है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये सब जो मिला है ना, 1 से लेकर 6 तक देख रहे हो, सबको किस में मिला? हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। मधुबनी चित्रकला, सिक्की घास, सुजनी कढ़ाई, सिल्क, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क, ठीक है। ये क्या है? सबके सब किस में मिला है? ये सबके सब हैंडीक्राफ्ट में है, ठीक है। सिल्क की बात करेंगे, मंजूसा आर्ट की बात करें, पिपली वर्क की बात करें, भागलपुर का है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का है। सिक्की घास की बात करेंगे तो नॉर्थ बिहार का है, ध्यान में रखना है। और मधुबनी चित्रकला की बात करेंगे, मिथिला का। पिपली वर्क क्या होता है? कपड़ा पे किया जाता है। ग्रुप में फोटो डाल दीजिए, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा। सिलाब खाजा की बात करेंगे, काफी अच्छा होता है, काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। कहाँ का है सिलाब खाजा? नालंदा, नालंदा का है, ध्यान में रखें। मिष्टान के श्रेणी में मिला है, ठीक है। जरदालू आम कहाँ का है? जरदालू आम। भागलपुर, कतरनी चावल, भागलपुर, मगही पान, औरंगाबाद, नवादा, नवादा में ले लेता है इसका, ठीक है। शाही लीची, मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना, मधुबनी, दरभंगा, मरचा धान या फिर मरचा चूरा, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपा। इनको मिला है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो बिहार को कृषि के क्षेत्र में, मिष्टान के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में मिल चुका है। मिष्टान के क्षेत्र में केवल सिलाब खाजा को मिला है, बाकी नीचे कृषि के क्षेत्र में दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे नवीनतम जो मिला है कौन सा है? मरचा धान, मरचा धान वाला, बिल्कुल, ठीक है। बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला है? 13, ठीक है। कितने उत्पाद है? तो ध्यान रखना, 13 उत्पाद है, ठीक है। इसमें और भी ऐड होने की संभावना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत चीज का मांग किया जा रहा है, जैसे रूनी सैदपुर के बालूशाही वगैरह इसमें ऐड हो सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो 13 उत्पाद है, 13 का नाम आपको याद ही होना चाहिए, भूलेंगे नहीं। 3 श्रेणी है, कृषि है, मिष्टान है और हस्तशिल्प है। तो ऐसे भी कैटेगराइज करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एग्रीकल्चर हमारा हो गया, अब आते हैं सिंचाई, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सिंचाई के ऊपर आते हैं, ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करेंगे। बिहार में आपको नहर मिलेगा, नलकूप मिलेगा, ठीक है, पाइन मिलेगा, तालाब है और आपको कुआं है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे, कितना ना 55.98 लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? वीवीआई है। नलकूप द्वारा। नलकूप समझते हैं? नलकूप क्या होता है? और बोर्डिंग जानते हैं? बोर्डिंग, जो जमीन से पानी निकाल के खेत में जो पानी पटाते हैं, उसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है, जमीन के नीचे से पानी निकाल के, ठीक है, उसको जो करवाते हैं खेतों में, उसको नलकूप कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नलकूप से बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है, कितने % होती है नलकूप से? बिल्कुल, 63.1% टोटल सिंचाई में अकेले नलकूप से। दूसरे नंबर पे कौन है? नहर है, ठीक है, 31% के। तो ये 2 को आप याद रखो, बाकी भूल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। नलकूप की बात करेंगे 63.1% है, नहर की बात करेंगे 31% है, तालाब की बात करें 2.2% है और अन्य की बात करेंगे 3.7% है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अगर याद कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। 63.1% नलकूप से होता है। टोटल कितने भूमि पे होता है? तो 3531,000 हेक्टेयर पे होता है। नहर की बात करेंगे 21% पे होता है, जो कि 1735,000 हेक्टेयर पे है। तालाब की बात करेंगे 2.2% है, जो कि 121,000 हेक्टेयर पे है, ठीक है। अन्य की बात करेंगे तो ध्यान रखना 3.7%, जो कि 209,000 हेक्टेयर पे है, ठीक है। तो सर्वाधिक नलकूप से 63.1% और नहर से बात करेंगे तो 31.0%। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम क्या है या फिर साधन क्या है? तो ध्यान में रखना है क्या है? नलकूप है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है, ठीक है। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिले समस्तीपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो वीवीआई है, तो सबसे अधिक समस्तीपुर पे, दूसरा नंबर पे सीतामढ़ी, तीसरा नंबर पे नालंदा है, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे समस्तीपुर में सर्वाधिक होता है, ये कई बार से बदल नहीं रहा है, ठीक है। सीतामढ़ी दूसरे नंबर पे, नालंदा तीसरे नंबर पे नलकूप से सिंचाई में। टोटल नलकूप से सिंचाई कितने प्रतिशत पे है? तो 63.1%, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं नहरों से बात करेंगे, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है? रोहतास में होती है, ड्यू टू डेहरी ऑन सोन की वजह से, ठीक है। तो रोहतास में सर्वाधिक होती है, फिर है आपका पश्चिमी चंपारण में, फिर आपका औरंगाबाद में, ठीक है। और नहर से सिंचाई कितने परसेंट पे होती है, तो क्या बताएंगे? अभी जस्ट ऊपर में बताया, कितना परसेंट था? ठीक है, 31% पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में या नहर से सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में, दूसरे नंबर पे नलकूप में सीतामढ़ी, लेकिन दूसरा नंबर नहीं ही पूछेगा। हाँ, दूसरा नंबर पे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। तो नहर से रोहतास टू देहरियन सोन बगल में, इसलिए खूब सिंचाई की। अब नहर ही वहां पे जो होता है सोर्सेस को पूरा कर देता है। और समस्तीपुर की बात करेंगे तो नलकूप से। तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला की बात करेंगे तो भाई दरभंगा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखो, वन एंड ओनली की बात करेंगे तो दरभंगा है, जहां पे तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, दरभंगा काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी हमने कृषि किया, उसके बाद हमारा सिंचाई भी हो गया। अब जो है हम लोग जो करने वाले हैं पशु, ठीक है, पशुधन। तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख हिस्सा है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की अगर हम माने तो उसके अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या, ठीक है, कितनी थी? 365.4 लाख टन, 4 लाख थी, सॉरी। बात 2022-23 में पशुधन उत्पादन की स्थिति की बात करेंगे तो सबसे यहाँ हमारे पास दुग्ध उत्पादक की बात करेंगे, इतना है 121.9 लाख टन था, जो कि 22-23 में बढ़कर 125.03 हो गया है। अंडा उत्पादन 306.66 करोड़ था, जो कि 327.43 करोड़ हो गया। मछली उत्पादन 7.62 था, जो कि 8.91 हुआ है। मांस की बात करेंगे 3.92 लाख टन था, जो कि 3.96 हुआ। मतलब सारे में ही वृद्धि देखा गया है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आप नहीं याद रख सकते, इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, राज्य में सबसे अधिक जो संख्या जो है पशुओं में गाय और बैल की है, ठीक है। गाय और बैल की संख्या की बात करेंगे 154 लाख है। कितना है? 154 लाख है, जो कि अकेले अगर सारे पशु की बात करेंगे तो इनकी संख्या पाई गई है 42% के आसपास, ठीक है। 42.1% है, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। कितना है? बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हाँ। तो इनकी संख्या जो है कितनी पाई गई है? तो 154 लाख है, जो कि मतलब कितने के बराबर है? तो 42.1% क्या? अग्रणी जिला कहाँ है जहाँ पे पशुओं की संख्या, गाय बैल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे मिलती है? पूर्णिया में, ठीक है। तो पूर्णिया में गाय बैल की सर्वाधिक संख्या, ठीक है। बात है भैंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं भैंस, ठीक है। 77.2 लाख है, ठीक है, जो कि 21.2% के बराबर है। मधुबनी में सबसे ज्यादा भैंस है, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखना है क्या? सर सीधा साधा कर देंगे, जैसे 42% है, हाँ 21% हो गया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 77 तो उसका अप्रोक्स आधा उसका भी आधा है। अब परसेंटेज आधा होगा तो नंबर भी तो आधा हो ही जाएगा ना। बकरी की बात करेंगे 128.2 लाख बकरी है, जो कि 35.1% अररिया में सर्वाधिक बकरी है, ठीक है। मुर्गी एवं बत्तख की बात करें सबसे ज्यादा, लेकिन इसको पशु के श्रेणी में कम ही लोग मानते हैं, ठीक है। परसेंटेज तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 165.3 लाख, मतलब इसको काउंट करने वाला लोग भी समझ रहे हैं, महान आदमी। सर वो तो ड्रोन से कटिहार में करते हैं, सर्वाधिक है। टेक्नोलॉजी ड्रोन से करता होगा, कितना सही आता है, एक को गिनता होगा, एक को भाग जाता होगा उधर। ठीक, ठीक है। तो कितना है तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कटिहार में बात करें अग्रणी जिला है, ठीक है। तो ये संख्या ये नहीं याद रखना है, ठीक है, ये आप नहीं याद रखो, ठीक है। याद रखो गाय एवं बैल, ठीक है। गाय एवं बैल को तो ड्रोन से नहीं काउंट किया जाता, वहां पे तुम लोग का आ गया ना, उन लोग का आधार कार्ड भी बन रहा है ना, वो कार्ड टाइप का बन रहा है ना, मवेशी कार्ड बन रहा है ना, गाय बैल ये सबका। जी सर, नंबर उसके कान में हाँ, लगा दे रहा है सर। कान में नंबर लगा दे रहा था, लाइसेंस उनको जो नहीं है, ठीक है। होते हैं दिक्कत होगा बकरी और मुर्गी को, सॉरी, बत्तख और मुर्गी को काउंट करने में, इट्स ए मेजर चैलेंज, ठीक है। तो गाय एवं बैल की बात करेंगे पूर्णिया अग्रणी है, भैंस की बात करें मधुबनी अग्रणी है, बकरी की बात करें अररिया अग्रणी है, और मुर्गी एवं बत्तख में कौन अग्रणी है? तो आपका कटिहार अग्रणी है। याद हो जाएगा, फिर से रिपीट करो, गाय एवं बैल में कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया, पूर्णिया। भैंस में मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी। बकरी में
अररिया, अररिया, ठीक है। मुर्गी एवं बत्तख में कटिहार, कटिहार, ठीक है। कटिहार। चलिए अब हम लोग आते हैं मिनरल्स पे, खनिज के ऊपर, ठीक है, जो कि बिहार में पाए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो बिहार की भू परपटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा दो कैटेगरी है? एक धात्विक है, दूसरा अधात्विक है, ठीक है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है, ठीक है। झारखंड के विभाजन के पूर्व, जब झारखंड और हम साथ साथ थे, तो हमारे यहाँ 25% खनिज पाया जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाला, विभाजन के पश्चात झारखंड में खनिज की मात्रा केवल विभाजन के पश्चात बिहार में केवल खनिज की मात्रा 2 से 3% रह गई है, ठीक है। पहले कितना था? पहले 25% था। बात करें बिहार में, वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टान में खनिज पाया जाता है। ध्यान रखना, दो तरह की चट्टान है ना हमारे, एक धारवाड़ है, दूसरा विंध्यन है। नवीन कौन सा है, धारवाड़ है कि विंध्य? नवीन नया वाला कौन सा है? विंध्यन, ठीक है। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज की बात करेंगे, चूना पत्थर है, पायराइट, पायराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्ट्ज है, बॉक्साइट है इत्यादि, ठीक है। कौन चीज कहाँ पे मिलता है ये पूछा जाता है। बिहार में चूना पत्थर भरपूर मात्रा में मिलता है, पायराइट भी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो चूना पत्थर की बात करेंगे, रोहतास की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी में मिलता है, ठीक है। रोहतास में रोहतास की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी में आपको चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर कौन से इंडस्ट्री का कच्चा माल है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो किस इंडस्ट्री का है, तो क्या बताएंगे? सीमेंट उद्योग का, ठीक है। रोहतास में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। रोहतास में कहाँ पे है? डालमिया नगर। बंजारी कहाँ पे पड़ता है? बंजारी रोहतास में ही बंजारी। हाँ, तो डालमिया नगर इसका आंसर होगा, बंजारी होगा, डालमिया नगर बंद हो गया, ठीक है। बंद हो गया ना डालमिया नगर, ये खुला है अभी? हम कहीं पे बंजारी पर है तो एक बार चेक कर लेना, रोहतास में ये नहीं, नया खुला है सर। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी उपयोग किया जाता है, इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है, ठीक है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग होता है? तो क्या नाम है इसका? चूना पत्थर का। और इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। अब बंजारी, डालमिया नगर, ये दो क्षेत्र है रोहतास में ही आई थिंक, तो उनके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, ठीक है। अब आते हैं पायराइट। पायराइट की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ये बंजारी यहाँ पे रोहतास में ही है, लेकिन ये किसके लिए है? चूना पत्थर के लिए नहीं है बंजारी का, एक बार चेक करना आप लोग। रोहतास की बात करेंगे तो पायराइट के लिए भी जाना जाता है। अमझौर और बंजारी की बात करेंगे, दो प्रमुख क्षेत्र है पायराइट के लिए, ठीक है। भारत के कुल भंडार का कितना प्रतिशत पायराइट अकेले बिहार में मिलता है, ठीक है? 95%, ठीक है। गंधक का प्रमुख स्रोत की बात करेंगे, पायराइट है, ठीक है। गंधक का प्रमुख स्रोत की बात करेंगे, क्या है? पायराइट है, ठीक है। इसका उपयोग क्या चीज में किया जाए? पायराइट का उपयोग क्या चीज में होता है? बिल्कुल, ठीक है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, क्या? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में, ठीक है, उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाए, ठीक है। बात करेंगे अबरक, तो अबरक बिहार के झारखंड से सटे जो जिला जो है, जैसे नवादा हो गया, गया हो गया, जमुई में भी मिलता है, मुंगेर में भी मिलता है, ठीक है। तो विश्व के सबसे उच्च कोटि का अबरक बिहार में पाया जाता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो कंडक्टर होता है कि क्या होता है? सुचालक होता है कि क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर हो गया सर, कुचालक इंसुलेटर। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना, ये कुचालक होता है, ठीक है। अबरक की बात करेंगे तो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इत्यादि में भी किया जाता है, ठीक है। अबरक विद्युत का कुचालक होता है। अब आता है चीनी मिट्टी, ठीक है। तो चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चीनी मिट्टी की बात करेंगे, ये भी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो भागलपुर, बांका, मुंगेर में आपको चीनी मिट्टी है, ठीक है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में, इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका किया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करेंगे, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे मिलता है? ये भी प्रश्न पूछ देता है, कहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ी? मुंगेर में। ये आपको मुंगेर में आपको मिलेगा खड़गपुर की पहाड़ी, इसको आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। तो वो किसके लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है खड़गपुर की पहाड़ी? क्वार्टजाइट के लिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्वार्टजाइट के लिए है। जमुई और गया में भी आपको मिलता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में
किया जाता है, ठीक है, क्वार्टजाइट। तो ये बिहार के कुछ प्रमुख खनिज थे। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट करना, चूना पत्थर के लिए रोहतास कैमूर, पाइराइट के लिए रोहतास है, अभ्रक के लिए नवादा गया जमुई है, अभ्रक के लिए पूछा भी था, ठीक है। चीनी मिट्टी की बात करें भागलपुर बांका मुंगेर में मिलता है। क्वार्टजाइट की बात करेंगे मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में आपको दिख जाता है। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट बिहार में कहाँ पे मिलता है? मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी में आपको बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है तो क्या बताएंगे? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है, बिल्कुल। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ध्यान में रखना। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है, ठीक है। सोना की बात करेंगे तो सोना बिहार में आपको कहाँ पे मिलेगा? जमुई में मिलेगा। जमुई में किस क्षेत्र में मिलेगा? करमिटिया। करमिटिया ध्यान में रखिएगा, चर्चा में रहता है। मुंगेर में और पश्चिमी चंपारण में भी आपको मिलता है, ठीक है। और किस लिए है तो सोना एक बहुमूल्य धातु। बिहार में जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया, क्या पता कब मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे सोरा की बात करेंगे तो सोरा जो है सारण है, मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, पूर्वी चंपारण, इन सब जिलों में आपको मिलता है, ठीक है। सोरा के लिए सारण में आपको सारण के क्षेत्र में विद्रोह भी देखने को मिला था, जिसको हम लोग सोरा किस नाम से जानते हैं? सोरा क्या बोलते हैं उसको? नोनिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? नोनिया विद्रोह है। सोरा की बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट को मिला के आप विस्फोटक पदार्थ बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं बारूद। बारूद बनाने तथा फटाका, कांच, इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की बात करेंगे, कहाँ पे आपको मिलेगा ये? तो जमुई, नवादा, गया इत्यादि में आपको क्वार्ट्ज मिलेगा। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम भी आपको मिल जाता है, ध्यान में रखना है। तो गया और नवादा में यूरेनियम मिलता है, ठीक है। गया नवादा में आपको क्या मिलता है? और यूरेनियम के अलावा क्या बता? अभ्रक, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है, ठीक है। स्लेट की बात करेंगे तो मुंगेर की खड़गपुर के पहाड़ी में स्लेट मिलेगा। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में भी किया जाता है। मैंगनीज की बात करेंगे तो गया मुंगेर में आपको मिलेगा। मैंगनीज का उत्पादक उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात के उपयोग में होता है। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो इसका मुंगेर में आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के लिए, ठीक है। छत नहीं होता जिसमें खूब गर्मी लगता है, लेकिन रूम सस्ता मिल जाता है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग रहे होंगे, अब तो कम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा 500-1000 रुपया कम रेंट पड़ता था तो हम लोग भी रहे हुए, ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। तो इसका उपयोग, हाँ, करकट जिसको हम लोग बोलते हैं गांव देहात में, ठीक है। और गांव देहात में इसको एल्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है, एस्बेस्टस नहीं, एल्वेस्टर। हाँ, तो इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इसे कपड़े, फिर फायर फाइटर्स भी पहनते हैं एस्बेस्टस को, ठीक है। गैलेना की बात करेंगे तो शीशा का प्रमुख अयस्क है ना गैलेना, ठीक है। बांका में आपको मिलेगा। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम भी मिलता है। पश्चिमी चंपारण में आपको पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बंगाल से सटे हुए इलाका में आपको प्राकृतिक गैस आपको मिलेगा। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। एक चीज इसमें छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? तो कोयला छोड़ दिया। कोयला बिहार में भागलपुर में थोड़ा सा मिलता है, नोट कर लो आप लोग इसको। कोयला कहाँ पे है? भागलपुर में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ मिलता है लोहा बिहार में? बिहार में पीरपैंती का गाँव में जमुई देता है सर। भागलपुर का पीरपैंती था, क्या था सर? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्राकृतिक गैस बंगाल से सटे जिलों में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण है। गैलेना की बात करें बांका, एस्बेस्टस मुंगेर में है। मैंगनीज गया मुंगेर में है। यूरेनियम की स्लेट की बात करेंगे तो खड़गपुर की पहाड़ी जो कि मुंगेर में पड़ता है। यूरेनियम वो गया नवादा में है, ठीक है। क्वार्ट्ज की बात करेंगे जमुई, नवादा, गया आदि में है। सोरा बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर में। सोना जमुई में, मुख्यतः करमिटिया क्षेत्र में। बॉक्साइट की बात करेंगे मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ने वाला ऊर्जा, कितना बचा हुआ इसमें? 2 क्लास लेंगे इसका, 1 मिनट।